हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद देसी तरीका में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य का। दोस्तों, मौलिक अधिकारों की वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है। अगर आपने किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए प्ले लिस्ट में और पहले उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने उस वीडियो में बता रखे हैं। तो चलते हैं, करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, सबसे पहला आता है कि जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये आए कहाँ से है? आए यानी कि दोस्तों आए आयरलैंड, यानी कि ये आए हैं आयरलैंड से और आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। दोस्तों, आपको बता दो कि जो मौलिक अधिकार जो है तुरंत लागू हो सकते हैं, लेकिन जो ये नीति निर्देशक तत्व है ये इनको हम धीरे धीरे लागू करते हैं, यानी कि सरकार जो है इनको धीरे धीरे लागू करती है। और आपको पता होगा कि जो मौलिक अधिकार होते हैं उनके संबंध में हम 5 तरीके के रिट जारी कर सकते हैं, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में। जिन जिनके लिए हम कोर्ट बिल्कुल भी नहीं जा सकते, अथवा वे अधिकार जिनमें हम केवल चुनौती नहीं दे सकते, उन्हें ही क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी कि ये ऐसे अधिकार हैं जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि इनके खिलाफ हम कोर्ट में बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार के संबंध में आप रीट जारी कर सकते हैं, और वो भी 5 तरीके के। दोस्तों, जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इनका उद्देश्य क्या है, क्या जरूरत पड़ी हमको इन्हें बनाने के लिए? दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, जो हमने टेक बहादुर कमेटी बनाई थी, यानी कि टेक बहादुर सप्रू कमेटी बनाई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि उसमें 2 तरीके के अधिकार को रखा गया था, एक मौलिक अधिकार और एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो अब दोस्तों इनका उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इनका उद्देश्य है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी यानी लोगों के लिए जो कल्याणकारी हो। जैसे कि मोदी जी क्या करते हैं, जनता की भलाई के लिए अलग अलग स्कीम चलाते हैं। कभी वे नोटबंदी कर देते हैं, और जैसे अब कोरोना हो चुका है तो उन्होंने लोगों की भलाई के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। इससे क्या होता है, लोगों के मन में मोदी जी के प्रति जागरूकता होती है और वे मन में निर्णय लेते हैं कि हाँ, ये हमारा नेता अच्छा है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। और यानी कि हम अपने वोट के द्वारा मूल्यांकन करते हैं सरकार के कार्यों का, जिससे कि अगली बार फिर हम उसी नेता को दोबारा चुन सके। क्योंकि जैसे मोदी जी ने अब किसानों के लिए भी योजना चलाई है, तो हर तरह की वे योजना आती है जिनसे लोगों की भलाई हो सके, तथा आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना हो सके। दोस्तों, इनको जो है 3 कैटेगरी में रखा गया है। सबसे पहले गांधीवादी, समाजवादी तथा उदारवादी। दोस्तों, वादी मीन्स होता है कि विचारधारा, यानी कि इनको गांधी की विचारधारा से लिया गया है, समाजवादी विचारधारा से, तथा जो उदारवादी विचारधारा है उनके हिसाब पर इनको सम्मिलित किया गया है संविधान में। दोस्तों, इसका वर्णन भाग 4 और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक का है। सबसे पहला आता है दोस्तों 36 एंड 37, यानी कि डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि जो राज्य निर्देशक तत्व है उनकी परिभाषा का वर्णन किया गया है 36 में। दोस्तों, अगला आता है 37 यानी कि 37। इसमें है दोस्तों, द कोर्ट डज नॉट हैव टेकन केयर, यानी कि केवल संसद को अधिकार है कि वह नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन भी तब तक ही कर सकती है जब तक का मौलिक अधिकारों का हनन ना हो सके। ठीक है, और दोस्तों क्या है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि इनके खिलाफ आप कोर्ट बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, अगला आता है 38, यानी कि इसमें है कि जो सामाजिक होते हैं, आर्थिक होते हैं तथा राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, यानी कि लोगों के लिए जो न्याय होगा वो सामाजिक स्तर पर अच्छा होना चाहिए, आर्थिक स्तर पर भी, और राजनीति से रिलेटेड भी होना चाहिए। दोस्तों, अगला आता है 39। इसमें बताया गया है कि जो समान कार्य होते हैं उनके लिए समान वेतन मिलना चाहिए।
संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए तथा लोक स्वास्थ्य को बनाए रखना भी राज्य का क्या है, एक कर्तव्य है। दोस्तों इसको समझते हैं कि समान कार्य यानी कि कार्य एकदम समान होना चाहिए तथा संसाधनों का उचित वितरण। ये नहीं होना चाहिए कि किसी के पास चरखा भी नहीं है और किसी ने घर में ही फैक्ट्री खोल रखी है। तो सरकार को ऐसी सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए कि अपना खुद का काम अच्छी तरीके से बांट ले और उनको जॉब प्रोवाइड कराने के लिए संसाधन वितरित किए जाने चाहिए और लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कि अच्छी अच्छी डॉक्टरी स्कीम चलानी चाहिए जिससे कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। दोस्तों अगला आता है 39A, यानी कि इसको जो है 42वें संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया है तथा समान अवसर के आधार पर न्याय देना चाहिए, इसकी बात कही गई है। दोस्तों अगला आता है 40। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार इसको जोड़ा गया है कि ग्राम स्तर पर एक पंचायत का गठन होना चाहिए। दोस्तों अगला आता है 41, यानी कि कार्य पाने का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट्स वगैरह है, बेरोजगार होते हैं, तो सरकार को चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए तथा जो मजदूर वर्ग है उनके लिए अच्छी अच्छी कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करें, यानी कि रोजगार के अवसर प्रदान कराएं। दोस्तों अगला आता है 42, यानी कि ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड जस्ट ह्यूमन कंडीशन टू वर्क, यानी कि कार्य जो है न्याय संगत होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए और मानवीय दशा के अनुकूल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है दुबला पतला है, वो केवल 4 घंटे ही काम कर सकता है और उससे आप 8-8 10-10 घंटे काम करवा रहे हैं। जैसे यानी कि कार्य करने के लिए मानवीय दशा देना भी राज्य का कर्तव्य है। जैसे कि मजदूर को एक लिमिट टाइम तक ही काम करना चाहिए, जैसे 8 घंटे बोलकर और उससे 12-12 घंटे काम करवा रहे हैं, यानी कि उसकी आदमी की रेल ही बना दी है हमने। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को तो जनता की हित में ही सोचना चाहिए, जिस वजह से इनका उद्देश्य रखा गया है। दोस्तों अगला आता है 3, यानी कि निर्वाह मजदूरी, यानी कि इतनी मजदूरी तो कम से कम उसको देनी चाहिए जिसमें कि उसका गुजारा चल सके। अगर ज़्यादा पैसे नहीं दे सकती या ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकती तो एक इतनी तो दे ही सकती है कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर ले। अगर और कुछ नहीं सकती तो थोड़े कुटीर उद्योग ही खोल कर दे दे, जैसे घर में ठेली वगैरह खुलवा दी, उसकी कोई दुकान खुलवा दी सस्ती सी। जैसे गांधी जी की तरह उन्होंने घर में ही कुटीर उद्योग यानी कि चरखा चला के अपने कुटीर उद्योग स्टार्ट कर दिए थे। तो ऐसे भी सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए तथा कार्य करने के लिए न्यूनतम मजदूरी देना भी क्या है, राज्य का परम कर्तव्य है। दोस्तों अगला आता है 44, यानी कि 44, यानी कि ये क्या है, दोनों समान है तथा समान नागरिक संहिता। यानी कि दोस्तों इसमें किस बात के बारे में बताया गया है, जैसे विवाह वगैरह हुआ, तलाक हुआ या संपत्ति वगैरह, जितने भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो समान न्याय मिलना चाहिए उनको, ठीक है ना। दोस्तों गोवा एकमात्र ऐसा राज्य बना है जिसने अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर दी है। दोस्तों अगला आता है 45, दोस्तों इसमें 14 नहीं है, 6 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए है अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आर्टिकल 21A में रखा गया है, प्रावधान है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। लेकिन 45 में क्या है, 6 साल से कम बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा है तथा इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के अकॉर्डिंग जोड़ा गया। दोस्तों अगला आता है 46। अब दोस्तों जब उनको शिक्षा देती है, शिक्षा प्रोवाइड की है सरकार ने, तो अब जो है उन्होंने अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए भी स्टार्ट कर दिया है तथा आर्थिक हित तथा सामाजिक न्याय की बात कही गई है इसमें। दोस्तों अगला आता है 47, यानी कि मद निषेध यानी पोषाहार, यानी कि बैन लगा दिया गया है। जैसे शराब वगैरह हुई, अल्कोहल वगैरह हुई,
तो उन चीज़ पे क्या है, सरकार को बैन लगा दिया चाहिए। ठीक है। और जैसे ही आदमी शराब पीना बंद कर देता है तो उसका स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, वो अच्छी पोषाहार की चीजें खाएगा। ठीक है। अगला आता है दोस्तों 48। जब उसने दोस्तों दारू पीनी बंद कर दी है तो अब क्या करेगा, वो कृषि करेगा, घर पे पशुपालन करेगा तथा दूध निकालेगा पशुओं का। और क्या करेगा, अपना जो इन्वायरमेंट है उसका आसपास का, उसको भी क्या रखेगा, अच्छा रखेगा, ग्रीन रखेगा। ग्रीन इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है ना दोस्तों। अगला आता है 49 में। इसमें है दोस्तों, अब उसने क्या हुआ, पर्यावरण भी अच्छा रखा। अब जब दोस्तों पर्यावरण अच्छा हो ही गया है तो हमारी जो राष्ट्रीय महत्व स्मारक है, जैसे कि दिल्ली की जामा मस्जिद हुई, इंडिया गेट हुआ, लाल किला, पुराना किला, चिड़ियाघर, तो दोस्तों ऐसी जो राष्ट्रीय स्मारक यानी महत्व की स्मारक है उनका संरक्षण करेगा, नहीं करेगा। और दोस्तों अगला आता है 50, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो कार्यपालिका है तथा न्यायपालिका है उनका पृथक्करण हुआ है। यानी कि कभी भी जो कार्यपालिका है तथा न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी, कभी भी इनको एक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों क्या होगा, जनता का सरकार से भरोसा उठ जाएगा और सरकार अपने ही फायदे के लिए जनता का इस्तेमाल करेगी अच्छे से। तो दोस्तों जिस वजह से क्या हुआ है, न्याय को और जो कार्यपालिका है उन दोनों को अलग रखा गया है। और दोस्तों अगला आता है 51। दोस्तों इसमें है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अभिवृद्धि। यानी कि अब क्या करेंगे, अब इंडिया में तो हमने इतने काम कर दिए, तो अब दोस्तों इसको हम जैसे ही राज्य ने अच्छी अच्छी स्कीम चलाई है जनता के लिए तो इससे अपना इंडिया ग्रोथ करेगा। और जैसे ही ग्रोथ करेगा तो इससे दुनिया वालों को पता चलेगा इंडिया के बारे में। और जैसे ही उनको पता चलेगा क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हमारी अभिवृद्धि होगी। यानी कि अच्छे अच्छे लोग आएंगे दुनिया से और क्या होगा, बिजनेस ही स्टार्ट कर सकते हैं हमारे देश में तो इससे क्या होगा, अपनी तरक्की होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।